वो इस तरीके से नहीं दिखेगा, उसका नॉलेज हमको इस तरीके से नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए जो बाहर जो चीज़ है जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और जो मेरे इंटरनल चीज़ है, दोनों को मिलाना पड़ेगा। तब हम उसका रियलाइजेशन कर सकते हैं, तब हमें उस चीज़ का नॉलेज हो सकता है जो ऐसे हमें नहीं दिखता है। तो ये कहने कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वो पर्सनल गॉड और इन पर्सनल गॉड को लेके आते हैं इस कॉन्सेप्ट में। वो कहते हैं कि अद्वैत का मतलब क्या होता है। अद्वैता का मतलब होता है, जो कि मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कोई दो चीज़ नहीं है, सब एक है, वननेस। एक ओशन है बस, बाकी सब सी वेव्स हैं और वो उसी ओशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कोई दो नहीं है। तो ये जो पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये फिर कैसे आएगा और ये फिर कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कोई पर्सनल गॉड है, जैसे कि बहुत सारे गॉड्स आप जैसे हिंदू मैथोलॉजी में इतने सारे गॉड्स हैं। ठीक है, वैसे रोम में जाइए, जो रोम का रिलीजन था उसमें इतने सारे गॉड्स थे। ठीक है, तो ये जो गॉड्स हैं, जब हम एक तरीके से पर्सनल गॉड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनमें कुछ क्वालिटीज़ डालते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें हम कुछ गुडनेस डालते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो जब हम उसमें गुडनेस डालते हैं तो बैडनेस भी साथ ही आता है। जब आप ये कहें कि ये विचार अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, तो आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ें खराब है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आता है पर्सनल गॉड के साथ, जो कि ये बताते हैं। और जब आप ये चीज़ बताएंगे कि ये गुण होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए, जो जब आप पर्सनल गॉड बनाते हैं अपना, जब कोई बनाता है पर्सनल गॉड, तो उसमें वो कुछ क्वालिटीज़ डालता है, जिस क्वालिटीज़ को वो मानता है। ठीक है, तो फिर हम ऐसे जनरलाइजेशन पे कैसे पहुंच सकते हैं, ऐसे किसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे कैसे पहुंच सकते हैं अगर हम अपने अपने पर्सनल गॉड को माने तो ये प्रॉब्लम। तो जैसे कि एक बहुत तेज हवा चली। ठीक है, बहुत तेज हवा चली और उसमें आपके किसी मतलब ऐसा हो नहीं लेकिन किसी दोस्त की मृत्यु हो गई। तो ये अच्छा था या बुरा था? आपके लिए ये बुरा था, लेकिन उस हवा के साथ लाखों अगर ऐसे बैक्टीरिया मर गए जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती थी, तब बताइए ये अच्छा था या बुरा था? तो ये जो अच्छाई है और जो बुराई है, जो कि हम अपने देवी देवताओं के साथ करते हैं, जो कि हम पर्सनल गॉड के साथ करते हैं, जो कि हम अपने किस्सों कहानियों में करते हैं कि इस देवता ने इसको मार दिया तो ये देवता अच्छा है, ये देवता बुरा था, वो राक्षस था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो क्या कहते हैं आपको, इसको तो आप इस एक तरह से सापेक्ष वाली चीज़ हो गई। आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। अगर अच्छाई आएगी तो बुराई भी आएगी ही आएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। तो विवेकानंद इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं कि जब आप पर्सनल गॉड की बात करते हैं तो आपको इन सब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसके बाद वो आगे बताते हैं कि हाँ, इस कारण से हम इसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, हम इसको यूनिवर्सलाइज नहीं बना सकते हैं, जो पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इससे हम जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको नहीं जान सकते। अगर हम पर्सनल गॉड पे ही अटक जाते हैं, वो पर्सनल गॉड पे ही रुक जाते हैं, जो ट्रूथ है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको हम लोग जान नहीं पाएंगे, हम लोग ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाएंगे। और 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 उसको पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि जनरलाइजेशन की पावर होना चाहिए। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जनरलाइजेशन कर सकें खुद से, जनरलाइजेशन, और ह्यूमन इवोल्यूशन के मतलब जो हमारा फाइनल कॉज है उसके रिस्पेक्ट में भी जनरलाइजेशन होना चाहिए, जो उसको भी डिनोट कर सके, ऐसा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। जब हम पर्सनल गॉड की बात करेंगे उसमें तो सिर्फ अपने हम बिलीव डाल देंगे, उसके ऊपर अपने थॉट्स अपने गॉड में डाल देंगे, तो कैसे वो जनरलाइजेशन ला पाएगा? वो तो फिर क्लैश करवाएगा ना। अमेरिका के कुछ लोग पर्सनल गॉड बना रहे हैं, हम अपने कुछ पर्सनल गॉड बना रहे हैं। हम अपने वैल्यूज़ डालेंगे, वो अपने वैल्यूज़ डालेंगे,
वो कुछ किताब लिख देंगे, हम कोई किताब लिखा देंगे, फिर तो क्लास होते रहेगा। हम आइडियाज़ का यूनिवर्सलाइजेशन कैसे कर पाएंगे, कैसे उनका जनरलाइजेशन कर पाएंगे? तो यही है। उसके बाद ये बताते हैं कि किस तरह से इन, और वो कहीं ना कहीं बाद में वो कहते हैं कि अगर हम इसी जो पर्सनल गॉड है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर इम्पर्सनल गॉड के कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम बीइंग से अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं कि जो पर्सनल गॉड की जो जर्नी है, जब हम पर्सनल गॉड की जर्नी पे जाते हैं तो हमें वीक बनाता है, वो हमें कई नॉलेज से दूर रखता है। वो बस अपने ही बिलीव में, एक तरीके से समझिए कि एक कुआं है और उसी में वो खेल रहा है। वो बाहर जो नॉलेज है उसको वो ले ही नहीं रहा है, जो पूरे यूनिवर्स का नॉलेज है उसको वो ले ही नहीं रहा है। तो ये इसीलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है जो पर्सनल गॉड की। तो वो बताते हैं इम्पर्सनल गॉड क्या होता है। इम्पर्सनल गॉड में हमारे पास ये होता है, हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एक तरीके से क्या कहते हैं, हमें एक समझने की चीज़ों को, ठीक है, एक विजडम जगता है हमारे अंदर। हम जो सांसारिक चीज़ें हैं जो उससे हम पृथक होते हैं, जो चीज़ हमें हमारे अंदर द्वैत पैदा करता है, जो चीज़ हमारे अंदर डुअलिटी लाती है, जो पर्सनल गॉड क्या लाती है हमारे अंदर, डुअलिटी लाती है, उसको हम दूर करते हैं जब हम निकलते हैं इम्पर्सनल गॉड की जर्नी में, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात ये हमें रीज़न देता है। इम्पर्सनल गॉड के जर्नी में अगर आपको जाना है तो आपको रीज़न चाहिए, बिना रीज़न के आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए कोई किताब नहीं होती है, इसके लिए कोई रूल, कोई कस्टम्स ऐसे नहीं होते। आपको अपनी जो लाइफ है उसका एवोल्यूशन खुद के बेसिस पे करना पड़ता है। खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने लाइफ में और उसको देखिए वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ये चीज़ हमें उस सुप्रीम बीइंग तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये हर चीज़ में। तो ये वो चीज़ देता है। और ये कहता है कि जो अगर तुम मैटर का वर्शिप करोगे, ठीक है, जो पर्सनल गॉड में होता है, और एक थॉट्स में बंध जाओगे, ठीक है, जैसे जो थॉट्स आज से हमारे 1000 साल 2000 साल पहले थे, उस समय जो हमने जो पर्सनल गॉड बनाया, उसमें जो हमने पर्सनल गॉड बनाया, तो उस टाइम के लोगों ने अपने टाइम के अनुसार जो उनको अच्छा लगा वो नियम, कानून, कस्टम्स, ट्रेडिशंस उन्होंने डेवलप्ड किए। आज 2000 साल के बाद, हाँ, अगर आप उसी पर्सनल गॉड में बिलीव कर रहे हैं तो आप सोचिए आप कितने बड़े नॉलेज से पीछे छूट गए हैं। आपने आज के समय के रीज़न को, आज के समय तक के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का तो यूज़ ही नहीं किया, तो आप कैसे ट्रूथ को जान पाएंगे, आप कैसे उस सुप्रीम बीइंग तक पहुंच पाएंगे अगर आप पर्सनल गॉड में उलझ गए? तो इस बात को वो बताते हैं। लेकिन वो बाद में इस बात को बताते हैं कि हम जानते हैं कि इम्पर्सनल गॉड की जो समझने की चीज़ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमने इतनी चर्चा की, और ताकि मेरा तो फिलॉसफी ये विषय रहा है, तो सब्जेक्ट रहा है ये, तो मैं इस सेट को मैं अभी भी नहीं समझ पाता हूँ कि ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में। तो एक जनरल आदमी के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो उस ब्रह्म को समझ सके, वो उस ब्रह्म को फील कर सके, वो उसको जान सके? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक पर्सनल गॉड को रखें। पर्सनल गॉड को हमें मीडियम बनाना है, एंड नहीं करना है उसको, एंड नहीं हुआ हमारा, हमें वो मीडियम है। पर्सनल गॉड एक मीडियम है इम्पर्सनल गॉड तक जाने का। इसको विवेकानंद क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इसको, कि पर्सनल गॉड एक मीडियम है इम्पर्सनल गॉड तक जाने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर पर्सनल गॉड में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारे रीज़न के अगेंस्ट है, क्योंकि ये मीडियम है। अगर हमारा मीडियम ही ख़राब हो गया तो हम अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपने एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, इसको रिफॉर्म करेंगे।
हमेशा इसको रिफॉर्म करते रहेंगे कि नहीं, मीडियम खराब नहीं होना चाहिए। अगर पुल ही टूट गया तो उस पर जाएंगे कैसे? तो जैसे पुल खराब हो तो तुरंत उसको ठीक करो तुरंत। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए विवेकानंद। तो कि पर्सनल गॉड, इसीलिए जो प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं, इन्होंने जो पुरानी चीज़ें थी उसको एज इट इज नहीं उतार दिया। कई चीज़ें जो मॉडर्न वर्ल्ड में जरूरी थी, इन्होंने रीज़न पे जोर इसीलिए इतना दिया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर इसीलिए इतना दिया है, क्योंकि रिलीजन को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बेस पे खड़ा करना चाहते हैं, जो कि होना भी चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, ये आपको एक स्ट्रेंथ देगा। और अगर आप क्योंकि जब हम पर्सनल गॉड की प्रेयर करते हैं तो क्या जाते हैं प्रेयर करने, जैसा कि बताते हैं आगे रीडिंग्स में, प्रेयर करने जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। अब हम इम्पर्सनल गॉड की बात कर रहे हैं, जो क्रिएटर है पूरे यूनिवर्स का, और जो पूरा यूनिवर्स है उसको हम ये कहने जाएंगे कि मुझे हैक्टेक हो रहा है सर में, सर मैंने हैक्टेक ठीक कर दीजिए। तुम प्रेयर ही करने नहीं जाओगे, तुम मुस्कुरा दोगे कि प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है भाई, वो मुझ में है। अब उतने बड़े सत्ता से, उतने बड़े अथॉरिटी से क्या मैं प्रेयर करने जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्योंकि ये तो एक तरीके से एक हम लोग के अंदर की एक वीकनेस, ऐसा लगेगा कि हम वीक हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो जो इम्पर्सनल गॉड है वो हमें एक स्ट्रेंथ देता है, वो एक स्ट्रेंथ देता है कि तुम कम नहीं हो किसी से, ठीक है, इंफीरियर नहीं हो किसी से, क्योंकि जो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो तुम में है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ये, जैसा कि बाइबल का ये कोट करते हैं कि बाइबल में कहा गया है। ये एक चीज़ हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि सारे रिलीजन में एक अल्टीमेट ट्रूथ तक जाने का रास्ता है। सारे रिलीजन्स में ज़रूरत है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उस चीज़ को खोजने के लिए, उसे जानना पड़ेगा। तो ये कहते हैं, से बाइबल को कोट करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कि जीसस से कह रहे हैं, कौन? गॉड कह रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ वैसे ही उन सभी को मेरे साथ बनाओ, उन सभी को मेरे साथ लाओ। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ, और कहते हैं, और जीसस कहते हैं मैं और मेरे पिता, मेरे फादर, दोनों एक ही हैं। क्या वही वननेस को ये दर्शा रहा है, वही वननेस को ये दिखा रहा है। लेकिन हम देखते हैं क्रिश्चियंस में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो द्वैत है, वो ड्युअलिटी है। और ये कोट्स क्या है जो जीसस कह रहे हैं, मैं और मेरे फादर एक ही हैं, वो वननेस है, वो उसी सुप्रीम बीइंग, उसी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो ये, तो इसी तरह तो आप पूरी, तो जो पूरा विचार है विवेकानंद का, जो पूरा थॉट्स है, जो कि हम अभी इन सब पॉइंट्स के माध्यम से देखें हम विवेकानंद के इस रीडिंग्स में, कि वो किस तरह से वननेस पे और जनरलाइजेशन पे थॉट्स के, और किस तरीके से यूनिवर्सल इथिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए, और इनका जो कोर जो वेदांत का, वो तत्वमसी, मतलब वो तुम हो, ये इसको किस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है क्वांटिटिव मतलब हम लोगों में डिफरेंसेस हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं जो कि मैं बताना भूल गया, इसलिए मैं उसको कंक्लूजन में ला रहा हूँ, कि वो कहते हैं जैसे एक मिट्टी है, इसी मिट्टी से हम एक चूहा बनाते हैं, एक रैट बनाते हैं, और इसी से एक एलिफेंट बनाते हैं, एक बिगर साइज का, बहुत बड़ा, और रैट छोटा सा, ठीक है। अब देखने में क्या लग रहा है, ये छोटा है और ये एलिफेंट बड़ा है, ठीक है, दोनों में क्लियर डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करें कि दोनों को तोड़ दें। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि दोनों फिर वही हो गया जिससे वो मिलके बना था। तो ये मिट्टी है, जो क्ले है, ये वही सुप्रीम बीइंग है, ये वही इम्पर्सनल गॉड है, ये वही ब्रह्म है जिससे हम सब मिलते हैं। दिखते छोटे बड़े हैं, बस किसी में कम रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी में ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, बस ये फ़र्क है। रिप्रेजेंट वही खुद को कर रहा है, और ये भी ज़्यादा और कम जो है ये हमारे लैंग्वेज में, नेचर के लैंग्वेज में ज़्यादा कम नहीं है। नेचर ये नहीं जानता कि ज़्यादा क्या है कम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब एक ही मैटर के बने हुए हैं, सब में एक ही एनर्जी है। तो इस बात को लेके विवेकानंद थॉट्स को लेके जाते हैं, और रीज़न को
इम्पोर्टेंट बताते हैं रिलीजन के लिए, और कहते हैं बिना रीज़न के रिलीजन बेसलेस है, इसका कोई बेस ही नहीं है। और इसके लिए ये बेस बनाते हैं किसको? वेदांता के फिलॉसफी को, ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को ये बताते हैं। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिंसिपल्स का, खासकर रिलीजियस प्रिंसिपल्स का, मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स का, जो कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड्स में देख रहे हैं किस तरह वार्स होते हैं, रिलीजन के बेस पे हो जाते हैं, और किस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं रिलीजन के बेस पे। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल एथिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल चाहिए, जिससे हम द्वैत को हटाएं, जो ड्युअलिटी की जो फीलिंग्स है इसको हटाएं, हम अद्वैत को जानें, हम लोग ये जाने कि हम सब एक ही सुप्रीम बीइंग से आए हुए, हम सब में वही है। इसलिए आज ये रीडिंग्स जो विवेकानंद जो ये बात कह के गए हैं इतने सालों पहले, ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये पूरा एक फ्रेमवर्क इन्होंने दिया इस रीडिंग्स में, और मैंने पूरा प्रयास किया, मुझे जितना समझ में आया मैं समझाने का पूरा प्रयास किया। तो थैंक यू सो मच।